नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रथम पूर्व परिषदीय परीक्षा यानी फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 क्लास 12th हिंदी का पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि 3 घंटे और 80 अंक का होता है। सामान्य निर्देश आप देख सकते हैं। पेपर 3 खंडों में विभाजित है। पेपर के खंड क में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। पेपर के खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। पेपर के खंड ग में पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 एवं वितान भाग 2 के पाठों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। पेपर का खंड क, जिसमें अपठित बोध पर आधारित 18 यानी 18 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 10 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, किसी भी अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से अच्छे से ध्यान से यदि गद्यांश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिख पाएंगे। इस तरह से हल कर सकते हैं। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क को भी भोजन की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क का सर्वोत्तम भोजन पुस्तकें हैं। इनका अपना ही आनंद है, जो किसी अन्य वस्तु से नहीं मिल सकता। अध्ययन करते समय हम जीवन की चिंताओं और दुखों को भूल जाते हैं। अध्ययन कई प्रकार का होता है। पहला प्रकार हल्का फुल्का अध्ययन, अर्थात समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं आदि की पढ़ाई करना होता है, जिनसे वर्तमान की घटनाओं के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इनके द्वारा हमें विश्व के प्रत्येक भाग की घटनाओं और क्रियाकलापों के विषय में सब कुछ पता चलता रहता है। आज के युग में हम इस प्रकार के हल्के फुल्के अध्ययन से अलग नहीं रह सकते। बिना समाचार पत्रों के हम कुएं के मेंढक के समान हो जाएंगे। इसलिए ऐसे अध्ययन को, जो आनंदमय है और शिक्षाप्रद भी, अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके बाद यात्रा और साहसिक कार्यों से संबद्ध पुस्तकें आती हैं। सामान्यतया व्यक्ति दैनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर भागना चाहता है, किंतु साहसिक कार्य करने की भावना मानव के रक्त में होती है। यात्रा और साहसिक कार्यों का वर्णन करने वाली पुस्तकें हमारे मन में भी साहस और निर्भीकता की भावना पैदा करती हैं। खाली समय को आनंद से बिताने का सबसे अच्छा साधन है उपन्यास। शाम के समय अथवा गाड़ी में यात्रा करते समय उपन्यास पढ़ने से बेहतर कोई मनोरंजन नहीं है। कुछ समय के लिए पाठक अपने व्यक्तित्व और सत्ता को ही भूल जाता है। वह उपन्यास के किसी चरित्र के साथ एकाकार हो जाता है। इससे उसे अपार सुख मिलता है। इनके अतिरिक्त गंभीर अध्ययन की पुस्तकें होती हैं, जिनमें साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि की पुस्तकें आती हैं, जो सभी काल में पढ़ी जाने योग्य कृतियाँ होती हैं। कृतियाँ यानी रचनाएं। ऐसी पुस्तकें गंभीर और विचारशील व्यक्तियों के लिए होती हैं। साहित्य का विद्यार्थी सभी युगों के सर्वोत्कृष्ट विद्वानों के संपर्क में आता है और अपने चिंतन के लिए उपयोगी आहार प्राप्त करता है। वह उसे जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों की पूरी जानकारी देते हैं। इस प्रकार वह अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना सकता है। उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है और मानव के प्रति उसकी सहानुभूति बढ़ जाती है। बेकन ने कहा था कि कुछ पुस्तकों का केवल स्वाद चखना चाहिए,
कुछ को निगल जाना चाहिए और कुछ को अच्छी प्रकार से चबाकर पचा लेना चाहिए, यानी आत्मसात कर लेना चाहिए। किसी पुस्तक को पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ने से अनिवार्यता की भावना आ जाती है। यह अनिवार्यता उपयोगी हो सकती है, परंतु उससे रुचि का हनन हो जाता है। पुस्तकों का वास्तविक प्रेमी तो हर समय इनकी संगति में आनंद का अनुभव करता है। पढ़ने की आदत मनुष्य के सभ्य होने का चिन्ह है। यह मनोरंजन का अच्छा साधन है और खाली समय को व्यतीत करने का सबसे अच्छा उपाय है। पुस्तकों का खजाना किसी भी राजा के खजाने से बड़ा होता है। पुस्तकें कला, साहित्य, विज्ञान और ज्ञान रूपी सोने की खानें हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। दोस्तों, मैं इस पेपर को हल कर चुका हूं, इसलिए गद्यांश को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न, व्यक्ति के मन में साहस और निर्भीकता की भावना कब पैदा होती है? यात्रा करके, तर्क वितर्क करके, साहसिक पुस्तकें पढ़कर, गंभीर चिंतन करके। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, साहसिक पुस्तकें पढ़कर। अगला प्रश्न, समाचार पत्रों के अभाव में मनुष्य की दशा कैसी हो सकती है? तो सही उत्तर है चौथा, कुएं के मेंढक के समान। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अध्ययन करते समय मनुष्य सामान्य मनोदशा में पहुंच जाता है। दूसरा, अध्ययन करते समय मनुष्य उच्च मनोदशा में पहुंच जाता है। और तीसरा कथन है, अध्ययन करते समय मनुष्य निम्न मनोदशा में पहुंच जाता है। चौथा, अध्ययन करते समय मनुष्य मध्यम मनोदशा में पहुंच जाता है। प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दूसरा, केवल कथन दूसरा सही है, यानी अध्ययन करते समय मनुष्य उच्च मनोदशा में पहुंच जाता है। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, खाली समय को आनंद से बिताने का सबसे अच्छा साधन क्या है? अब ये ऑप्शन वाले नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो खाली समय को आनंद से बिताने का सबसे अच्छा साधन क्या है? उपन्यास का अध्ययन करना, उपन्यास पढ़ना। अगला, कुछ पुस्तकों को अच्छी तरह से चबाकर पचा लेना चाहिए, इसका क्या आशय है, यानी क्या मतलब है? 2 अंक का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसका आशय है पुस्तक में निहित मूल्यों को आत्मसात करना, चिंतन मनन एवं समझ के साथ पढ़ना। अगला प्रश्न, कैसी पुस्तकें गंभीर और विचारशील व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती हैं? तो साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि की पुस्तकें गंभीर एवं विचारशील व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती हैं। अगला, पुस्तकों का वास्तविक प्रेमी हर समय किसकी संगति में आनंद का अनुभव करता है? तो पुस्तकों का वास्तविक प्रेमी हर समय पुस्तकों की संगति में आनंद का अनुभव करता है। दूसरा प्रश्न, जिसमें अपठित पद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 8 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक बुलाने मैं भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस दिशा। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचा। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए।
कवि ने चेतना जागने पर देखा कि, अब कथनों पर विचार करना है। कथन 1, वह दुनिया के मेले में खड़ा हुआ है। दूसरा कथन, यहाँ पर हर एक अपनी अपनी देले में लगा है। तीसरा कथन, हर एक यहाँ पर एक भुलाने में भूला हुआ है। चौथा, कभी कुछ देर हक्का बक्का भौचक्का सा रहा। अब प्रश्न है कि पद्यांश के अनुसार इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कॉलम 1 और 2 में देखिए, कवि ने जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। कवि ने जो किया उसी को करने की मजबूरी थी। और कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। इस तरह से मैच हुआ और इससे संबंधित जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, वो पहला ही है। 1 में 2, 2 में 1 और 3 में 3। अगला प्रश्न, धक्का लगने पर कवि ने क्या किया। तो सही उत्तर है सेकंड, रेले के साथ बहना शुरू किया। अगला प्रश्न लिखने वाला है, भावों का ऊहापोह से कवि का क्या तात्पर्य है। 1 अंक का प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, भावों का ऊहापोह से कवि का तात्पर्य है भावों के आवेश में असमंजस की स्थिति, सही गलत का निर्णय न कर पाना। अगला प्रश्न, जीवन की आपाधापी से आप क्या समझते हैं। 2 अंक का प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कवि द्वारा जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई भागदौड़ यानी परिश्रम, मेहनत। अगला, कवि कुछ देर कहीं पर बैठकर क्या सोचना चाहता था। 2 अंक का प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, जो किया और कहा उसके सही गलत का निर्णय करना, उस पर सोच विचार करना चाहता था। पेपर का खंड ख, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं 22 अंक के, जिसमें सबसे पहला तीसरा प्रश्न, 3 विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है, जो कि 6 अंक का है। दोस्तों, रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर दीवार घड़ी वाला रचनात्मक लेखन से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। दीवार घड़ी वाला और जल ही जीवन है, रचनात्मक लेखन से संबंधित चैनल पर 2 वीडियो हैं, आप उनमें से कोई भी देख सकते हैं। ये 6 अंक का प्रश्न है। 3 विषय दिए गए हैं जिनमें से एक पर लिखना था। अगला प्रश्न चौथा, ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 4 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। 2-2 अंक के 4 प्रश्न यानी 8 अंक के प्रश्न। पहला है, कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है। 2 अंक का। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कहानी सुनी और पढ़ी जाती है जबकि नाटक देखा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कहानी श्रव्य काव्य है जबकि नाटक दृश्य काव्य है। तीसरा पॉइंट, नाटक का मंचन यानी अभिनय किया जाता है जबकि कहानी का नहीं। इस तरह से 2 या 3 पॉइंट बनाकर लिखे जा सकते हैं। अगला, समाचार कैसे लिखा जाता है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। असल में समाचार 6 ककारों यानी सवालों का जवाब होता है। समाचार 3 भागों में विभाजित होता है, इंट्रो, मुखड़ा, बॉडी। इंट्रो यानी मुखड़ा, बॉडी एवं समापन। 6 ककार हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। इनमें से पहले 4 ककार सूचनात्मक होते हैं, तथ्यात्मक एवं सूचनात्मक होते हैं, और अंतिम 2 ककार क्यों और कैसे ये विवरणात्मक होते हैं। अगला प्रश्न, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, जिसकी आशा ना हो ऐसे विषय पर लेखन अप्रत्याशित विषय पर लेखन कहलाता है, जिसमें विचारों की मौलिकता होती है। इस तरह से 2 पॉइंट लिखे जा सकते हैं। 2 अंक का प्रश्न है तो 2 पॉइंट पर्याप्त हैं।
अगला, इंटरनेट संचार का कैसा माध्यम है, इसकी 2 खूबियां लिखिए। तो इंटरनेट संचार का कैसा माध्यम है, बहुत तेज माध्यम है, सबसे नया माध्यम है, इसमें पढ़ने, सुनने एवं देखने तीनों की ही सुविधा होती है। यह तीनों माध्यमों का समागम है इंटरनेट, और सबसे तेज माध्यम है। इस तरह से कोई भी 2 पॉइंट लिखे जा सकते हैं। रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। रेडियो पर प्रसारित होने वाला नाटक रेडियो नाटक कहलाता है। इसमें समय सीमित होता है, सीमित समय का होता है, 15 से 30 मिनट तक का, और पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। यह ध्वनि प्रदान होता है, इसे हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इस तरह से कोई भी 2 पॉइंट लिखे जा सकते हैं। 2 अंक का प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर के नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देने हैं। तो 2 प्रश्न यानी 4-4 अंक के 2 प्रश्न, 8 अंक के 2 प्रश्न। पहला है, प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम से आप क्या समझते हैं, इसके लेखन में किन बातों का ध्यान रखना होता है। 4 अंक का प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। मुद्रित माध्यम जिसे छापा यानी मुद्रित किया जाता है, उसे मुद्रित माध्यम कहा जाता है। जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि। आम जनता की भाषा में, इसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो पहला बिंदु आम जनता की भाषा में लेखन। दूसरा बिंदु व्याकरण एवं वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखना होता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं, विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। विशेष लेखन किसी विषय में विशेषज्ञ द्वारा सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है, जिसमें लेखक की गहरी जानकारी एवं दिलचस्पी होती है। विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है, तो विशेषज्ञता स्नातक यानी ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक एवं परास्नातक यानी ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन तक विषय के रूप में अध्ययन के द्वारा संबंधित पत्र पत्रिकाओं रिपोर्टों का अध्ययन करके विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। अगला, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, कहानी के केंद्रीय भाव यानी मूल भाव का ध्यान रखना होता है। दूसरा बिंदु, कहानी के अनुसार दृश्य निर्माण। तीसरा, पात्रों के अनुकूल छोटे छोटे संवाद। अगला बिंदु, कहानी के अनुसार समुचित पात्र संख्या। अगला बिंदु, समय का ध्यान रखना यानी नाटक लंबा ना हो। तो यह बिंदु लिखे जा सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। अगला प्रश्न, पेपर का खंड ग, जिसमें आरोह और बितान के पाठों पर आधारित प्रश्न है, 40 अंक के। छठा प्रश्न, एक काव्यांश दिया गया है जिस पर आधारित 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए, 5 अंक के MCQ टाइप। काव्यांश देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। एक कविता के बहाने, कविता से पद्यांश है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, बिना मुरझाए महकना का क्या आशय है। तो इसका सही विकल्प है तीसरा, कविता का प्रभाव कभी मंद या समाप्त नहीं होता। तीसरा ऑप्शन सही है, कविता का प्रभाव कभी मंद या समाप्त नहीं होता। अगला प्रश्न, कविता का खिलना कौन नहीं जानता है। तो सही ऑप्शन है पहला, फूल। अगला प्रश्न, सब घर एक कर देने के का क्या आशय है। सब घर एक कर देने का क्या आशय है।
तो कविता में अपने पराये का भेद नहीं होता, वह सबके सुख दुख को व्यक्त करती है, वह सर्वजन हिताय होती है। सही ऑप्शन है चौथा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सब घर एक कर देने के माने कौन जानता है? तो सही ऑप्शन है दूसरा, बच्चा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, फूल के खिलने की सीमा होती है। दूसरा, कविता शब्दों का खेल है। तीसरा, कविता समय एवं स्थान की सीमा से परे होती है। चौथा, कविता कालजयी होती है। अब प्रश्न है कि काव्यांश के आधार पर कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो सही ऑप्शन है चौथा, सभी कथन सही हैं। अगला 7वां प्रश्न, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर के नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है। 2 प्रश्न यानी 3-3 अंक के 2 प्रश्न, 6 अंक के। पहला, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है। पहला, समय गतिशील है। दूसरा बिंदु, समय पर कार्य करना चाहिए। तीसरा बिंदु, आशा ही जीवन है, इसलिए जीवन में आशा एवं उम्मीद का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, ख, भाई लक्ष्मण के बिना श्री राम ने अपनी दशा कैसी बताई है? लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, भाई लक्ष्मण के बिना श्री राम ने अपनी दशा इस प्रकार बताई है। पहला बिंदु, बिना पंख के पक्षी के समान। दूसरा बिंदु, बिना मणि के सर्प के समान। तीसरा बिंदु, बिना सूंड के हाथी के समान दयनीय दशा बताई है। अगला प्रश्न, पतंगों के साथ बेबी उड़ रहे हैं, पतंग कविता के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, बच्चों के कोमल मन में अनेकानेक इच्छाओं का उत्पन्न होना। दूसरा बिंदु, कुछ कर गुजरने की भावना। तीसरा बिंदु, सफलता की ऊंचाइयों को छूने की चाह। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न 8वां, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न। पहला, माँ बच्चे का किस तरह ध्यान रखती है? रुबाइयाँ पाठ के आधार पर लिखिए। तो रुबाइयाँ पाठ के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, बच्चों के कोमल मन में माँ बच्चे का किस प्रकार ध्यान रखती है? रुबाइयाँ पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाथों पर झूला झुलाना, हल्के गर्म पानी से नहलाना, बालों में कंघी करना, साफ सुथरे कपड़े पहनाना, रूठने पर प्यार से बच्चे को मनाना। इस तरह से। अगला, विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते, बादल राग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, क्रांति हमेशा किसान मजदूर यानी छोटे लोग ही करते हैं, क्रांति का लाभ भी छोटे लोगों को ही मिलता है। इस तरह से 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं। 2 अंक का प्रश्न है। अगला, भाषा को सहूलियत से बरतने का संदेश किस कविता में दिया गया है? भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, भाषा को सहूलियत से बरतने का संदेश बात सीधी थी कविता में दिया गया है। भाषा को सहूलियत से बरतने से तात्पर्य है सही बात के लिए सही शब्द का प्रयोग करना, सही बात के लिए सही शब्द का प्रयोग करना। इस तरह से। अगला प्रश्न 9वां, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। एक पठित गद्यांश दिया गया जिस पर आधारित 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। गद्यांश देखिए, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चवाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा।
क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलिहान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। जो गद्यांश है दोस्तों वो भक्तिन पाठ से लिया गया है। प्रश्न देखिए, भक्तिन की जेठानियां और सास किसके सामने उसकी चुगली किया करती थीं? तो सही ऑप्शन है पहला, उसके पति के सामने। किसके सामने? उसके पति के सामने। अगला प्रश्न, वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, कौन और किसे? तो भक्तिन के पति भक्तिन को। दूसरा ऑप्शन सही है, भक्तिन के पति भक्तिन को। अगला प्रश्न, भक्तिन की ससुराल से कौन से लोग उसकी उपेक्षा करते थे? तो इसका सही ऑप्शन चौथा, ससुराल की सभी महिला सदस्य। खोटे सिक्कों की टकसाल कहकर किस पर व्यंग किया गया है? तो सही ऑप्शन है पहला, भक्तिन पर व्यंग किया गया है। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भक्तिन बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी थी। दूसरा, भक्तिन का पति उसका अनादर करता था, अनादर यानी अपमान। तीसरा, भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। चौथा, भक्तिन बहुत ही आलसी औरत थी। गद्यांश के आधार पर कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, कथन 1 और 3 सही हैं, बाकी सब गलत हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, कथन 1 और 3 सही हैं। 10वां प्रश्न, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो दो प्रश्न 3-3 अंक के यानी 6 अंक के प्रश्न। पहला है, बाजार की सार्थकता किस बात में निहित है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, बाजार की सार्थकता निम्न बातों में निहित है। पहला बिंदु, बाजार का उचित उपयोग करने में। दूसरा बिंदु, बाजार से आवश्यकता की वस्तु खरीदकर। तीसरा बिंदु, बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। इस तरह से। अगला प्रश्न, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, बैल परिश्रमी एवं भोली भाली जनता का प्रतीक है। दूसरा बिंदु, आज भी लोग प्यासे यानी अभावग्रस्त हैं, गरीब हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पूरा नहीं पहुंचता है। इस प्रकार। अगला, पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर पहलवान लुट्टन सिंह की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 अंक का प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, पहलवान लुट्टन सिंह की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली, हंसमुख। दूसरी, संघर्षशील। तीसरी, साहसी। चौथी, निडर। इस तरह से 3 अंक का प्रश्न है, तो कोई भी 3 विशेषताएं लिखी जा सकती हैं और उनको विस्तार से बताया जा सकता है, उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। 11वां प्रश्न, कि नहीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने, 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न। पहला, लेखक ने श्रीश को कालजयी अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों माना है? श्रीश के फूल पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, श्रीश पर अवधूत की तरह वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरा बिंदु, वह भयंकर गर्मी में भी खिला रहता है। इस तरह से कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने कैसे आदर्श समाज की कल्पना की थी? मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी ने ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की थी। पहला बिंदु, जिस समाज में भाईचारा, समानता एवं स्वतंत्रता की भावना हो, भाईचारा, समानता एवं स्वतंत्रता से युक्त समाज की कल्पना की थी। दूसरा बिंदु, जहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला बिंदु, व्यक्तियों की क्षमताओं के विकास द्वारा। दूसरा बिंदु, उनकी योग्यता, कार्य
कुशलता एवं रुचि के कार्य का प्रशिक्षण देकर यानी ट्रेनिंग देकर, जिससे वह प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, जिससे वह अपने कार्य का चुनाव खुद कर सकें। इस तरह से। अगला प्रश्न 12वां। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर के नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। 2 प्रश्न 5-5 अंक के यानी 10 अंक के प्रश्न। पहला, सिल्वर वेडिंग कहानी में पीढ़ी अंतराल की समस्या की ओर संकेत किया गया है। आपके अनुसार इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? 5 अंक का प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पीढ़ी अंतराल की समस्या को निम्न प्रकार से समाप्त किया जा सकता है या निम्न समाधान हो सकते हैं। पहला, संयुक्त परिवार की संस्कृति को अपनाकर। दूसरा बिंदु, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, कद्र करना एवं सम्मान करना। तीसरा बिंदु, परिवार के साथ समय बिताकर, परिवार के सदस्यों को समय देकर। चौथा बिंदु, मोबाइल एवं टीवी का सीमित उपयोग करके। 5वां बिंदु, प्राचीन और आधुनिक के समुचित सामंजस्य द्वारा पीढ़ी अंतराल की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। इस तरह से 5 अंक का प्रश्न, 5 बिंदु पर्याप्त हैं। अगला, लेखक को कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलापन कैसा लगता था? जूझ पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहले लेखक को अकेलापन खलता था, बुरा लगता था। उसे लगता था कि उसके साथ कोई बात करने वाला हो। वह खेत पर कार्य करते समय अकेलापन महसूस करता था। लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा। वह अकेले में कविता लिख और गा सकता था। कविता गाते हुए नाच सकता था। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला, हम किन आधारों पर सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कह सकते हैं? अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। 5 अंक का प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। हम निम्नलिखित आधारों पर सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कह सकते हैं। पहला बिंदु, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था का होना। दूसरा बिंदु, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था। तीसरा बिंदु, नालियों का ढका होना। और चौथा बिंदु, कुओं के लगभग 700 कुओं के अवशेष मिलना। और पीने के पानी के रूप में भूजल का यानी जमीन के अंदर के पानी को पीने के काम में लेना। तो और स्नान घर का, बहुत बड़े स्नानागार का अवशेष मिलना। तो ये जो स्नानागार है, महाकुंड है, बहुत सारे कुओं का मिलना, पक्की ईंटों से बनी हुई नालियाँ, ढकी हुई नालियाँ, ये सारे कारणों पर, इन सारे कारणों के आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।